हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद निष्ठा। आज का लेक्चर थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट को कंप्लीट पीवाईक्यू मैराथन के साथ कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ क्वेश्चन देखना नहीं है, आंसर सोचना है, वीडियो पॉज करके फिर एक्सप्लेनेशन देखना है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब कि कौन सा इनमें से बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर नहीं है। आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका सिंपल सा ही आंसर है, कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, मल्टीफैक्टेड या स्टैटिक। तो इसका आंसर है डी, स्टैटिक। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, इसीलिए डायनेमिक होता है, इंटर रिलेटेड होता है और एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स भी होता है एंड मल्टीफैक्टेड भी होता है। तो इसका आंसर होगा स्टैटिक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, विच फैक्टर्स कंस्टिट्यूट द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ अ कंट्री। कि इनमें से कौन सा फैक्टर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंट्री के लिए है। फाइनेंशियल सिस्टम, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशनल इन्वायरमेंट या स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम। इनमें से कौन सा है जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन वी, 1, 3 एंड 5। फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, तो ये इसीलिए इसके फैक्टर्स होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, कस्टमर्स जनरली फ्रॉम पार्ट ऑफ विच इन्वायरमेंट। कस्टमर किसका पार्ट होता है, माइक्रो, मैक्रो, लीगल या पॉलिटिकल। ये आंसर बहुत इजी है और हमने इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा भी था अपने लेक्चर्स में। जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो कि इसका क्या आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो इन्वायरमेंट। जो कस्टमर्स बिजनेस के इमीडिएट इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं, इसीलिए ये माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं। किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, उसका आंसर रटना नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर पीवाईक्यू अगर आप करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पेस्टल एनालाइज इज मेनली यूज टू एनालाइज। पेस्टल एनालाइज में जो पेस्टल की फुल फॉर्म होती है, पी मीन्स पॉलिटिकल, ई मीन्स इकोनॉमिक, एस मीन्स सोशल, टी मीन्स टेक्नोलॉजिकल एंड एल मीन्स लीगल, ई मीन्स इन्वायरमेंटल। ये पेस्टल एनालिसिस की फुल फॉर्म है, जो कि मैक्रो इन्वायरमेंट के क्या हैं, ये कंपोनेंट्स हैं। तो इंटरनल रिसोर्सेज, मैक्रो इन्वायरमेंट, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को हम पेस्टल एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपने लेक्चर्स वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार आप पहले लेक्चर वाले वीडियो देखिए, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ सारे आपसे सॉल्व हो रहे हैं इजीली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये बिजनेस इन्वायरमेंट के जो स्टेटमेंट है उनको आपको बताना है, कौन कौन से बिजनेस इन्वायरमेंट के स्टेटमेंट हैं। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं। इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल फोर्सेज अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन। क्या बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फोर्सेज को अफेक्ट करता है बिजनेस डिसीजन के लिए। ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल बाय द फर्म। क्या सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर कंट्रोलेबल होते हैं फर्म्स के। एनवायरमेंटल चेंजेस में क्रिएट बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। एनवायरमेंटल चेंज दोनों चीज़ें कर सकता है, एक अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है और उससे आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्या बिजनेस इन्वायरमेंट इज स्टैटिक इन नेचर। बिजनेस इन्वायरमेंट स्टैटिक नेचर का होता है क्या। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है अकॉर्डिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी, 1 एंड 3 ओनली, ये ठीक स्टेटमेंट हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वन है हमारा, इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे बिजनेस के डिसीजन को बहुत इफेक्ट करती है। सेकंड हमारा इसलिए गलत है क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कभी भी कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, वो चेंज होते हैं और अनकंट्रोलेबल होते हैं। थर्ड हमारा इसलिए सही है, इन्वायरमेंटल चेंजेस में क्रिएट बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। इन्वायरमेंटल में जो चेंज होते हैं, इन्वायरमेंट में जो चेंज होते हैं, वो दोनों ही चीज़ें आपके साथ कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।
फोर्थ क्यों गलत है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज स्टैटिक इन नेचर। हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक नेचर का नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1 and 3 ओनली, ये दोनों आपके जो स्टेटमेंट हैं यही सही हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन एंड रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। असर्शन है इसका, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंसिडर्ड अनसर्टेन। का बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है। रीजन इसका, द फ्यूचर चेंजेस इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो फ्यूचर में चेंजेस होने वाले हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के, कैन नॉट ऑलवेज बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, वो कभी भी आपको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो मैंने ये पढ़ाया भी था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, अनप्रेडिक्टेड होता है, कि उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कभी भी कि क्या ठीक होगा, क्या आगे चल के होगा, क्या कस्टमर्स के प्रेफरेंस हो जाएंगे, क्या कंपटीशन क्या हो जाएगा मार्केट में, तो ये आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ये अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ठीक है क्योंकि दोनों ही अनसर्टेन में आ रहे हैं। और आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, कि जो चीज़ें होती हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा अनसर्टेन रहता है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, दोनों ही ठीक हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करती है, इसीलिए बिजनेस को प्रॉफिट और एफिशिएंसी बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन ट्रेड क्यों है इसमें? लेकिन वही टेक्नोलॉजी पुराने प्रोडक्शन प्रोसेस को एब्सोल्यूट मतलब पुराना बना सकती है, इसीलिए एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए ट्रेड भी क्रिएट हो जाता है। इसीलिए अपॉर्चुनिटी प्लस ट्रेड दोनों ही होती हैं बिजनेस में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, वो डाउट क्लियर कर दूंगी। ये भी असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। क्या एनवायरमेंटल स्कैनिंग इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए? रीज़न है इट हेल्प्स फर्म आइडेंटिफाई इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड ट्रेड। ये हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में अपॉर्चुनिटीज़ क्या और उसके लिए ट्रेड्स क्या है, मतलब नुकसान क्या है। सोचिए इसका सही आंसर क्या है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, वीडियो पॉज करके पहले आप आंसर को सोचेंगे, सही ऑप्शन देखेंगे, फिर उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे और मेरा आंसर चेक करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि असर्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बिजनेस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझने और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। रीज़न भी सही है क्योंकि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू फर्म इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेड्स को भी आइडेंटिफाई कर सकती है स्कैनिंग के थ्रू। तो रीज़न असर्शन का डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेड्स ही इंफॉर्मेशन मिलने से बिजनेस बेटर स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बोथ असर्शन एंड रीज़न इज ट्रू, और आर करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, ए को। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट आर करेक्ट। ये माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? फर्स्ट है कस्टमर्स कैन फॉर्म पार्ट ऑफ द माइक्रो इन्वायरमेंट। क्या कस्टमर माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं? इन्फ्लेशन इज जनरली ट्रीटेड एज अ मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्फ्लेशन जो होता है वो मैक्रो इन्वायरमेंट में ट्रीट होता है। कॉम्पिटिटर्स आर पार्ट ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। के कॉम्पिटिटर्स इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। एंड गवर्नमेंट पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस द मैक्रो इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट पॉलिसी मैक्रो इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आई होप आप लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। मैंने माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स का वो भी दे दिया है साइड में। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1, 2 एंड 4 ओनली। क्यों? कस्टमर्स कैन फॉर्म पार्ट ऑफ द माइक्रो इन्वायरमेंट। कस्टमर माइक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इन्फ्लेशन इज जनरली ट्रीटेड एज अ मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर। तो जो इन्फ्लेशन है वो मैक्रो इन्वायरमेंट में आता है, उसमें ट्रीट किया जाता है। कॉम्पिटिटर्स आर द पार्ट ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। कॉम्पिटिटर्स इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होते। इंटरनल इन्वायरमेंट में एम्प्लॉयज़, HR, ये मैनेजमेंट पॉलिसी, ये सब चीज़ें आती हैं। एंड गवर्नमेंट पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस द मैक्रो इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट पॉलिसी मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होती है।
जो पॉलिटिकल मैक्रो इन्वायरमेंट में पढ़ी जाती है, पढ़ा था हमने। तो ये सारा हमने डिटेल में कवर कर रखा है अपने यूट्यूब लेक्चर्स में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ जाके लेक्चर्स को आप पढ़ सकते हो, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी आपको इजीली समझ में आने लगेंगे और आप उसको इजीली कर पाएंगे। नाउ 10th क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे इन्वायरमेंट दे रखे हैं और उसके साइड में आपको फैक्टर्स दे रखे हैं, तो आपको सही मैच करना है इसका। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट आइडियोलॉजी, इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल, ऑटोमेशन। ये किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक किससे रिलेटेड है? हमारा इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, तो ए का 2 है, ठीक है। सोशल हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, तो बी का 3 है। अब बी का 3, ए का 2, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में सही चल रहा है। पॉलिटिकल किससे वो है? गवर्नमेंट आइडियोलॉजी से, तो सी का 1 हो गया। एंड टेक्नोलॉजिकल किससे रिलेटेड है? हमारा ऑटोमेशन से, तो डी का 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच इकोनॉमिक सिस्टम गिव्स द मैक्सिमम रोल टू मार्केट फोर्सेस इन डिटरमाइनिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम मैक्सिमम रोल मार्केट फोर्सेस को डिटरमाइन करने में लगाता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कौन सा होता है? इसका है ऑप्शन नंबर बी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट ओनरशिप में चलती है। तो इसका ऑप्शन है बी सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। A manufacturer makes a product that has manufacturing defect and the defect causes harm to the customer. Which legal concept is most directly relevant? एक मैन्युफैक्चरर है, उसने एक प्रोडक्ट बनाया और वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकला उसमें। द डिफेक्ट कॉजेज हार्म टू द कस्टमर, जो डिफेक्ट था वो कस्टमर को हार्म कर गया। इसमें से कौन सा लीगल कॉन्सेप्ट इसमें को रिलीवेंट, डायरेक्टली रिलीवेंट करता है? प्रोडक्ट लायबिलिटी, फिजिकल डेफिसिट, मॉनेटरी ट्रांसमिशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आप इजीली दे भी सकते हो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब है कि अगर किसी डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से कंज्यूमर को हार्म हो जाता है या इंजरी या लॉस होता है, तो स्पेसिफाइड सर्कमटेंस में मैन्युफैक्चरर या सेलर या सर्विस प्रोवाइडर लीगली लायबल हो सकता है। तो इसका आंसर है प्रोडक्ट लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग थ्रू विच पॉलिसी? किस पॉलिसी के रिलेटेड ये सारी चीज़ें आती हैं? सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करता है। ये सभी मॉनेटरी पॉलिसी के एक इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं और चैनल्स हैं। जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करता है तो ये इन सब पे इफेक्ट पड़ता है। इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो कंज्यूमर स्पेंड करेगा, जब कंज्यूमर स्पेंड करेगा तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। असर्शन है इसका, अ मिक्स्ड इकोनॉमी अटेम्प्ट्स टू कंबाइन द एडवांटेजेस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन। रीजन है, अ मिक्स्ड इकोनॉमी कंप्लीटली एलिमिनेट्स प्राइवेट ओनरशिप। तो असर्शन में बोला है कि मिक्स इकोनॉमी जो है वो दोनों का कंबाइन एडवांटेजेस है, मार्केट मैकेनिज्म और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब उसमें मार्केट मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों चीज़ें होती हैं। रीजन में बोला है कि ये एलिमिनेट्स मतलब प्राइवेट ओनरशिप को एलिमिनेट कर देता है। आई होप इसका आंसर बहुत ईजी आप लोगों को पता होगा। अगर इसका आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ आप मेरे लेक्चर्स को जाके पढ़ो, तो इससे आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे और एग्ज़ाम में भी बहुत कॉन्सेप्ट के साथ आप वो क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर है सी, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। ए क्यों ट्रू है? मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट इंटरवेंशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। प्राइवेट सेक्टर को भी ऑपरेट करने की फ्रीडम होती है और गवर्नमेंट रेगुलेशन को भी इसमें पार्टिसिपेशन रखती है। रीज़न इसलिए गलत है क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जाता है, प्राइवेट ओनरशिप मिक्स्ड में आती है गवर्नमेंट के साथ, दोनों कंबाइंड होती हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कंबाइंड होती हैं, इसीलिए उसको हमने नाम दिया है मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिजिकल पॉलिसी primarily रिलेट्स टू, फिजिकल पॉलिसी किससे रिलेट्स है? मनी सप्लाई एंड बैंक क्रेडिट से, गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर से, एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी ओनली, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी प्रॉफिट्स। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर किसी ने लेक्चर मेरा पढ़ा होगा तो वो इजीली उसको सॉल्व कर पाएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। फिजिकल पॉलिसी किससे रिलेट होती है? गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर से। फिजिकल पॉलिसी ही इंप्लीमेंट गवर्नमेंट करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट करता है? हमारी आरबीआई, जिसमें इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, मनी कंट्रोल, इस पे ध्यान दिया जाता है। और फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट क्या है? हमारे बजट, एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट, ये सब चीज़ें हमारी फिजिकल पॉलिसी की आती हैं, जो कि गवर्नमेंट हमारी इंप्लीमेंट करती है। टैक्सेशन कितना, टैक्स कितना होगा और उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक स्लो डाउन, जब इकोनॉमिक का स्लो डाउन चलता था, द गवर्नमेंट इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट ने क्या करा? पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया, एंड रिड्यूस सर्टेन टैक्सेस, और जो टैक्सेस थे उसको रिड्यूस कर दिया। तो ये किस फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। जब इकोनॉमी में स्लो डाउन, रिसेशन होता है, तो गवर्नमेंट डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है, टैक्स रिड्यूस करती है, इससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बूस्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ आरबीआई इंक्रीजेज रेपो रेट, अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है, इट्स इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस इज लाइकली टू बी, तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट बिजनेस पर कैसे पड़ता है? इंक्रीज इन बोरोइंग बाय फर्म्स, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइटनिंग ऑफ क्रेडिट एबिलिटी, इंक्रीजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। मैंने नीचे इसका कॉन्सेप्ट भी दे रखा है और ये क्यों बढ़ेगा वो भी बता रखा है, बट इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे देती हूँ कि जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो कमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई से फंड लेना महंगा हो जाता है। इसका इफेक्ट चेन याद रखिए, रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ती है, लैंडिंग रेट्स भी बढ़ते हैं, लोन महंगे हो जाते हैं, तो क्रेडिट एबिलिटी हमारी कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a monetary policy stance where interest rate may move either upwards or downward is called, जब monetary policy में interest rate ऊपर और नीचे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये हार्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कैलिब्रेटेड, उसको हम कैलिब्रेटेड बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट जब ऊपर और नीचे, मतलब अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक में इंटरेस्ट रेट को किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव करने का कमिटमेंट नहीं किया जाता है। फ्यूचर में इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जाता है। इसी टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी को हम कैलिब्रेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द 2019 एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट लायबिलिटी प्रोविजन, जो 2019 एक्ट हुआ था वो प्रोडक्ट लायबिलिटी का प्रोविजन था। इट प्रोवाइड फॉर द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसने सेंट्रल सीसीपीए अथॉरिटी को प्रोवाइड किया था। इट रिकॉग्नाइज मैकेनिज्म कंसर्निंग ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग, क्या इसमें ई कॉमर्स आया था और डायरेक्ट सेलिंग हुई थी? तो CCPA रिप्लेस डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशंस फॉर एडजस्टिंग इंडिविजुअल कंज्यूमर डिस्प्यूट। मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो आप जाके पढ़ लीजिए उसको, वो वीडियो देख लीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CSR प्रोविजंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 आर प्राइमरीली कंटेन्ड इन, किस सेक्शन में आता है हमारा CSR प्रोविजन एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट में? इसका ऑप्शन है बी करेक्ट, सेक्शन 135 में आता है CSR प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSR provision becomes applicable to the companies when in the immediately preceding financial year it satisfy anyone the prescribed thresholds relating to। इसका ऑप्शन सी सही है, 1, 2 एंड 3। आपका इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी अगर मीट होती है फाइनेंशियल 3 प्रेजेंटिंग ईयर में, तो चाहे वो नेटवर्थ हो, टर्नओवर हो या नेट प्रॉफिट हो, कोई भी अगर होती है तो CSR प्रोविजंस में आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चंस, PYQ क्वेश्चंस की क्लास। सो गाइज, आज के लेक्चर में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट PYQ को भी डिटेल्स में समझा था।
अब मैं आपको कुछ लास्ट मोमेंट एग्जाम ट्रिक समझाती हूँ। बिजनेस इन्वायरमेंट किससे रिलेटेड होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर डायनेमिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इंटर रिलेटेड होता है, रिलेटिव होता है। कैपिटलिज्म में मार्केट प्लस प्राइवेट ओनरशिप दोनों होती हैं, ठीक है। सोशलिज्म में स्टेट प्लानिंग और पब्लिक ओनरशिप होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के मिक्स मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों काम करते हैं एक साथ। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट रेवेन्यू प्लस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। मॉनेटरी पॉलिसी मनी प्लस क्रेडिट प्लस लिक्विडिटी प्लस इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सीसीपीए प्लस प्रोडक्ट लायबिलिटी मतलब सीसीपीए प्रोडक्ट लायबिलिटी देखी जाती है, कंज्यूमर कमीशन देखा जाता है और मेडिटेशंस देखा जाता है। सीएसआर में सेक्शन 135 में इसका प्रोविजन एक्ट सेक्शन है, शेड्यूल 7 में ये रजिस्टर्ड है और इसका 2% एक्सपेंडिचर रूल इसमें लगता है। ये शॉर्ट सिंपल टू द पॉइंट इजी टू स्कोर एग्जाम ट्रिक है। इसको आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले भी रिवाइज कर लीजिएगा, जो कि आपको एग्जाम देने में इजी हो जाए। मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराए हैं बल्कि कॉन्सेप्ट को भी समझाया है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट याद रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर उन क्वेश्चन को करना, स्कोर करना। आज के लेक्चर में जो भी हमने लास्ट मोमेंट ट्रिक वाली स्लाइड है जो उसको एक बार जरूर रिवाइज करिएगा। ये शॉर्ट्स कीवर्ड एग्जाम से पहले काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको वीडियो पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच अगर मेरी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक हार्ड लगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनेशनल बिजनेस की प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पीवाईक्यू रिवाइज करते रहिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए और प्रिपरेशन को स्मार्ट बनाइए। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्कोरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।